राज्यों में, राज्य और यूनियन टेरिटरी में अभी एसआईआर की जो कार्रवाई है वो चल रही है। पश्चिम बंगाल है जिसमें, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है और तमाम राज्य हैं। उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक वहां पर होनी थी फॉर्म को सबमिट करने की, अब चूंकि 17.7% जो फॉर्म्स थे वो वापस नहीं आए हैं। लगभग 2.25 करोड़ के करीब जो मतदाता हैं वो सूची से बाहर हो सकते हैं। ये बात संजय सिंह ने राज्यसभा में उठाई, अखिलेश यादव ने भी इस बात को प्रेस के सामने रखा है। लगातार इस बात को उठाया जा रहा है और अब आपको पता ही है कि लगभग 15.44% जो है, मैं आपको एक बार ये आंकड़ा जो है वो आपके सामने में यहां पर रखना चाहूंगी कि लगभग 15.44 करोड़ जो हैं वो मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, और इनमें से बताया गया है कि लगभग 6% जो है अनुपस्थित रहे, 10% स्थानांतरित और 4% जो है वो मृत पाए गए हैं। अगर इन टोटल को हम मिला लें तो लगभग 20% का ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं बैठता है, जिसमें गोरखपुर से 5 लाख, कानपुर से 5 लाख, कुशीनगर से 3.5 लाख, लखनऊ से 2.3 लाख, कन्नौज से 2.43 लाख, बलरामपुर से लगभग 4 लाख ये वोटर्स जो हैं वो अभी तक उनके फॉर्म्स वापस नहीं आए हैं। और ये विपक्ष का कहना है कि लगभग 3 करोड़ के करीब जो मतदाता हैं, जो कि 15.44 करोड़ हैं, उनमें से वो लिस्ट से उनका नाम गायब हो सकता है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि इतना लगभग 17.7% जो फॉर्म है वो वापस नहीं आए हैं, तो ऐसे में 15 दिन जो तारीख है फॉर्म सबमिशन की उसको बढ़ा दिया गया है। तो आप सोचिए, जो विपक्ष लगातार कह रहा था कि आनन फानन में किस तरह से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है कराई जा रही है, बीएलओ जिस तरह से सुसाइड कर रहे हैं, वो काम के प्रेशर में, दबाव में काम नहीं कर पा रहे हैं, लगातार उनकी जान जा रही है, तमाम मुद्दा तो उठाया ही जा रहा था। अब आप ये देखिए कि लगातार एसआईआर को लेकर जो डेट है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों को जाहिर सी बात है अपना काम भी है और उसके साथ साथ वो ये सब कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये डेट जो है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में ये मामला जो है वो लगातार बड़ा हुए जा रहा है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो फिलहाल लोकसभा में अमित शाह चुनाव सुधार या एसआईआर पर अपनी बातों को रख रहे हैं, वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि कल संजय सिंह ने इसी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ कहा था। बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी, वायरल है उनका वो पूरा का पूरा जो वीडियो है। हालांकि एक लंबा ये वीडियो है 4 मिनट का, लेकिन उसका कुछ अंश है जो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ। आपको मातृभूमि से प्यार है, आप देशभक्ति की बात करेंगे, आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं। अरे मैंने साइकिल चोर सुना था, लॉकेट चोर सुना था, स्कूटर चोर सुना था, मैंने सुना था तमाम तरह के चोर होते हैं। आप लोग तो वोट चोर निकल गए हिंदुस्तान के अंदर। वोट चोर, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोट की चोरी करने जा रहे हैं। कल की मीटिंग में पता चला 17.5% वोट उत्तर प्रदेश में काटे जाएंगे। आप ये कर रहे हैं, ऐसे लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की सेवा करेंगे, ऐसे आप मातृभूमि की वंदना करेंगे। मान्यवर, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर आपके माध्यम से कि हमने फिल्मों में सीन देखी है, डाकू लोग आते हैं जय भवानी जय भवानी जय भवानी कह के, और वो गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। जय भवानी कह के गांव का गांव लूट के चले जाते हैं। हम इस देश के अंदर किसी भी सरकार को वंदे मातरम और भारत माता की जय लगाकर देश को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। वंदे मातरम लगाएंगे, भारत माता की जय लगाएंगे, जय हिंद भी कहेंगे, राष्ट्रगान भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी और धोखेबाजी नहीं करने देंगे, आपको नहीं करने देंगे। ये देशभक्ति के नारे हैं। तो अभी आपने सुन लिया यहाँ पर संजय सिंह को, और अभी अमित शाह जो है वो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग सरकार के अंडर काम नहीं करता है। विपक्ष के आरोपों पर लोकसभा में अमित शाह बात रख रहे हैं अपनी, वो मैं आपको सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप अखिलेश यादव को सुन लीजिए, जो उन्होंने ये कहा है कि दरअसल एसआईआर ही
एनआरसी है। उन्होंने बहुत गंभीर बातें कही हैं जो सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए आप अखिलेश यादव को। जिसका वोट होता है वही भारत का नागरिक होता है, और जो भारत का नागरिक होता है उसी को अधिकार मिलता है वोट डालने का। ये सोची समझी रणनीति साजिश षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं और तमाम लोग छूटते जा रहे हैं। अभी जो अखबारों को मैं पढ़ रहा हूं और जो मुझे अपने कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है, जो पीडीएफ प्रहरी से मुझे जानकारी मिल रही है, वो आप देख लेना। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोगों को फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। जो जानकारी मुझे मिल रही है, जो सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह से एसआईआर पर बीएलओ बिना ट्रेनिंग के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारी दबाव बना रहे हैं उनसे काम पूरा करने के लिए, ये लग रहा है कि 5 करोड़ लोगों को दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। और अब भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है अधिकारियों से मिलकर के कि अब समाजवादियों के वोट कटवा दो, पीडीए के वोट कटवा दो, गरीबों के वोट कटवा दो, किसानों के वोट कटवा दो, इसलिए कि किसान नाराज बैठा है, इन्हें वोट नहीं देना चाहता है। पीडीए के लोगों के साथ जो पीड़ा मिली है, दुखी किया है, जो अपमानित हुए हैं, वो वोट नहीं देना चाहते हैं। नौजवान जिसे नौकरी नहीं मिली है वो वोट नहीं सरकार को देगा। अब तो आप अभी यहाँ पर अखिलेश यादव को सुन रहे थे, और अभी जब हम बात करें तो अमित शाह पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तरीके से इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, आप इस पर हंस सकते हैं। मतदाता के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। संविधान में चुनाव सुधारों का स्पष्ट प्रावधान है। इतिहास को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि एसआईआर पर जो कांग्रेस है वो दरअसल झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में सुधार चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो सवाल यही है कि ये सारी बातें तो चुनाव आयुक्त को कहनी चाहिए। अमित शाह आखिर ये तमाम बातें क्यों कह रहे हैं, ये एक सवाल है, क्योंकि लगातार विपक्ष इल्जाम लगा रहा है कि पूरी की पूरी मिलीभगत जो है वो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की है। चुनाव आयोग को अपने ऑफिस को भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट कर देना चाहिए। ये जो प्रिटेंस है, दिखावा है, ये भी खत्म हो जाए। और अब आप ये देखिए कि सिर्फ एक पार्टी है, वाहिद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो एसआईआर पर जिसको कोई परेशानी नहीं है, जिसको किसी तरह का कोई इसको गिलानी नहीं है। बाकी तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जिनसे लगातार जिनके अधिकार जिनसे छीने जा रहे हैं, जो वोटर हैं जिनसे उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, जो लाखों की तादाद में वोट अधिकार यात्रा में जो शामिल हुए, वो सब ये सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी ये सवाल नहीं पूछ रही है। बीजेपी जब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठता है तो बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतर जाती है। और अब यहाँ पर पार्लियामेंट में अमित शाह बोल रहे हैं। मैं जाऊंगी अपने मेहमानों के पास। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, और फिर हम बीच में सुनेंगे अमित शाह को भी, सुनेंगे कि आखिर इस बारे में उनका कहना क्या है। क्या इसमें भी नेहरू की कोई गलती निकालेंगे, कांग्रेस को कोसेंगे? कोई ना कोई, जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किए बगैर तो उनकी दाल गलती नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी बात भी वो करेंगे। घुसपैठियों का जिक्र वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि शहरी होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, शहरी होना जरूरी है, इसमें कौन इनकार कर रहा है। लेकिन किस तरह से वो एजेंडा सेट कर रहे हैं, बिहार से लेकर बंगाल और उत्तर प्रदेश तक, कि वहां पर डिटेंशन सेंटर जो है खोले जाएंगे। डोर टू डोर कैंपेन चलाई जा रही है, जहां पर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है, ऐसा उनका कहना है कि उनको दरअसल पकड़ा जाएगा और उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह की पटकथा आने वाले यूपी इलेक्शन के लिए लिखी जा रही है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक इलाहाबाद में बैठे हुए हैं, मेरे साथ के राय जी हैं, जाना माना चेहरा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वकील हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं और लगातार अपनी बातों को बेबाकी से वो रखते हैं। राय साहब, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी बिहार से आते हैं, लेकिन फिलहाल वो अभी हैं महाराष्ट्र में। दोनों मेहमानों का ही स्वागत है। लेकिन के राय साहब, आपसे शुरुआत मैं करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के करीब अगर वोटर कटने जा रहे हैं, जिसकी बात संजय सिंह ने भी कही, जिसकी बात अखिलेश यादव ने भी कही, अब तो ये खुद चुनाव आयुक्त जो है उत्तर प्रदेश के, वो कह रहे हैं कि इतने फॉर्म वापस नहीं आए और आखिरकार उन्हें वोट जो तारीख है फॉर्म जमा करने की वो बढ़ानी पड़ रही है। इतनी हड़बड़ी, इतनी बौखलाहट आखिर क्यों है? अभी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव भी नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश
भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आंख की किरकिरी है। हजारों करोड़ खर्च करके उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया और 22 जनवरी को मोदी जी ने एक ऐसा संदेश दिया जिसका मतलब यह था कि भारत में अब जो चुनाव होगा, अगला चुनाव जो 2024 का, वो भगवान राम को, जैसे इन्होंने 2019 में कहा था कि क्या शहीदों के नाम पर एक वोट नहीं दोगे पुलवामा के, तो वो संदेश था कि क्या भगवान राम के मंदिर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए इस बार का वोट उनको नहीं दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल सर के बल खड़ा कर दिया, और ऐसा खड़ा किया उत्तर प्रदेश में सर के बल, अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी की टीम ने ऐसा उनको पराजित और परास्त किया कि ये जो 400 पार का इनका सपना था वो 242 या कितने पर आकर सिमट गया, और बहुमत भी नहीं मिला। पहली बार इनको बहुमत नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में 80 में कह रहे थे 68 जीतेंगे, और 62 सीट पिछली बार जीते थे, इस बार 32 हो गया। ऐतिहासिक रूप से अखिलेश यादव जी पीडीए और समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर विजेता रही, और कांग्रेस 6 या 8 सीटों पर रही। तो उत्तर प्रदेश इनके नीड में सबसे बड़ी बाधा, इनके राज्य में राज्यारोहण का जो 2047 का सपना है, और उत्तर प्रदेश को इन्होंने मॉब लिंचिंग से लेकर और बुलडोजर से लेकर और कुंभ से लेकर और राम मंदिर तक सबका ये प्ले फील्ड बनाए, सबका मैदान बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के धार्मिक जितने नगर हैं, चाहे बनारस हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे त्रिकुट हो, चाहे जो भी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, हजारों करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट पर खर्च करके धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं। और उस उत्तर प्रदेश में गरीबों ने, किसानों ने फैजाबाद से, मैडम फैजाबाद से, अयोध्या से चुनाव हार गए हैं, भगवान राम की धरती से ये चुनाव हार गए, और जिसका खामियाजा वहां के गरीबों, दलितों और पिछड़ों को भुगतना पड़ा। गांव गांव में सवर्ण सामंतों ने, दबंग लोगों ने, भाजपा संघ के लोगों ने हरिजनों को, दलितों को, मुसहरों को, मुसलमानों को, पिछड़ी जातियों को पीटा है, झोपड़ियां जलाई है, ये कह के कि तुम हरामखोर लोग, 5-5 किलो अनाज देकर तुम लोग को जिंदा किया गया, मनरेगा की मजदूरी करा के तुम लोग को खाना खिलाया गया, और तुम भगवान राम के प्रति इतना बड़ा रामद्रोही हो तुम लोग। ये सपना ही बिखर गया उनका। इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जो एसआईआर है, एक्चुअली उत्तर प्रदेश का एसआईआर, उत्तर प्रदेश में भाजपा के रिवाइवल का एकमात्र रास्ता बचा है। अभी आप परसों चंद्रशेखर रावण का आपने सुना होगा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60-70 हजार वोट कम हो गए। जितने भी वो सारे इलाके जहां से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीती है, वहां से युद्ध स्तर पर यह प्रयास कर रहे हैं। या ये विश्वास नहीं होगा, ये कहा जा रहा है, सूचनाएं मिल रही है कि भाजपा के कार्यालय में बीएलओ को बुलाकर उनको मीटिंग कराया जा रहा है। एक बीएलओ जिसने आत्महत्या किया, उसने खुद कहा कि हमसे कहा गया कि आप पिछड़ों और दलितों और मुसलमानों का वोट काट दो, और बिना किसी प्रिपरेशन के। मैं इलाहाबाद के हाईकोर्ट वाले इलाके में रहता हूं, यहाँ तमाम जज हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तमाम विधायक, मंत्री और सांसद लोग रहते हैं। एक भी बीएलओ को मैंने यहाँ की सड़क पर घूमते नहीं पाया, कोई किसी के घर नहीं जा रहा है, और ये बार जगह जगह से शिकायतें। और इस बार ये जो कह रहे हैं कि 98% फॉर्म भर गए और 88% फॉर्म भर गए, ये कुल ये कर्मचारी और जो इनका स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यापक और इनके लोग और संघ के प्रचारक लोग, ये सब फॉर्म भर रहे हैं। हमारे घर में 3 लोगों से एक आदमी का नाम है, दो आदमी का नाम न है, और जाना पड़ रहा है 5 किलोमीटर दूर पता लगाने, वहां कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तो और उत्तर प्रदेश में देखिए, कांग्रेस ने भी बस्ती बस्ती, गांव गांव अपना अभियान छेड़ दिया। हर शहर में पीडीए की गाड़ियां दौड़ रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, वो पंचायत कर रही हैं, कैंप लगा रही हैं। तो विपक्ष भी कमर कसे हुए, विपक्ष इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में ही अपनी आवाज नहीं बुलंद कर रहा, चाहे अखिलेश लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं संजय अभी कि ये झूठ फैला रहा है, विपक्ष झूठ फैला रहा है,
पिछले 4 महीने से लगातार एसआईआर को लेकर कह रहे हैं कि क्या किसी विदेशी को हम वोट करने दें? वोट तो वही करेगा जो देश का नागरिक है। जब अमित शाह तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने गुजरात के लिए विदेशी हो गए थे, इनको कह दिया गया था कि आप गुजरात प्रांत में प्रवेश नहीं कीजिएगा। वो तो समझते हैं अमित शाह और उनका जो चेला है, जो कौन गुप्ता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बंगाल में तो उसने बिहार में तो 4 जिले हैं सीमांचल के, एक भी बांग्लादेशी, एक भी वो विदेशी नहीं पाए, एक भी रोहिंग्या नहीं पाया। उसके पहले झारखंड में भी इसी बिना पर चुनाव लड़ रहे थे। और केवल अखबारबाजी हो रही, केवल अखबारबाजी हो रही है कि साहब भाग रहे हैं, भगदड़ मची हुई है। लखनऊ नगर निगम से 500 बांग्लादेशी सफाई कर्मचारी भाग खड़े हुए, और कहां से भाग खड़े हुए वोटर, कहीं से भी अब दे देने ज्ञानेश गुप्ता। ज्ञानेश गुप्ता के अंदर 1% भी ईमानदारी बची हो, और उनका काम मोदी जी और शाह जी की चाटुकारिता चापलूसी करना न हो, तो बता दो दुनिया के सामने ज्ञानेश गुप्ता की इतनी हिम्मत हो सकती है कि सच को बोलने के लिए राहुल गांधी को यह व्यक्ति कहता है कि तुम अफिडेविट दो, नहीं तुम देश से माफी मांगो। ये इतना उद्दंड और इतना दम्भी और इतना गुरूर का आदमी ये क्यों नहीं कह रहा है, कोई सूची जारी क्यों नहीं करता है कि ये बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है और ये इस देश में वोटर बने हुए हैं? ये क्यों नहीं कहते हैं? बिल्कुल आप वो राकेश सिन्हा बात कर रहे हैं। जी जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और आपके पास मैं लौट रही हूं। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी क्योंकि अमित शाह भी लगातार पार्लियामेंट में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा चुनाव में फर्जी वोटिंग नहीं हुई है, और ये कहा कि राहुल गांधी ने जो हरियाणा को लेकर जो एटम बम जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसको लेकर कह रहे हैं कि वो दरअसल लगातार उसमें झूठ बोला गया है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिया देश का सीएम या पीएम तय नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी ने 5 नवंबर को परमाणु बम फोड़ा, और जो उन्होंने बातें कही हैं, राहुल ने हरियाणा में फर्जी वोटिंग के जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं, ये उनका कहना है। धनंजय जी, ये जवाब क्या चुनाव आयोग को नहीं देना चाहिए था, चुनाव आयुक्त को नहीं देना चाहिए था? ये क्या चुनाव आयुक्त को जो कहना चाहिए था वो अमित शाह क्यों कह रहे हैं? वो सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए धनंजय जी। ठीक है सच, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अगर सच कोई कहे तो कोई आपत्ति बहुत नहीं होती है। ठीक है कि आप रेल मंत्री का जवाब जो है गृह मंत्री दे रहे हैं, गृह मंत्री का जवाब विदेश मंत्री दे रहा है, इतना तक तो चल जाए। लेकिन आप सही सही तो बोलिए। राहुल गांधी ने तो बाकायदा परमाणु बम फोड़ा या एटम बम छोड़ा या पटाखा फोड़ा, जो भी किया उन्होंने सबूत दिए ना। उन्होंने कहा यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ गड़बड़ी है। संसद में भी बोला कि एसआईआर होने के बाद बिहार में 1,22,000 मतदाता डुप्लीकेट पाए गए। राहुल गांधी ने कहा। अब आपके ये कह देने भर से कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ हो जाएगा? आपको सबूत देना होगा ना, आपको बताना होगा ना, आपको बिठाना होगा कि राहुल गांधी 1,22,000 की जो बात कर रहे हैं वो कौन है, जरा लिस्ट दीजिए। आप वो लिस्ट को मिलाइए, है कि नहीं है, तब ना प्रमाण चाहिए ना। आरोप के बदले आरोप होता है क्या? गृह मंत्री हैं, जवाबदेह पद है। और पूरा आप देख लीजिए जो पूरी चर्चा हुई। मैं एक और देख रहा था, अमित शाह जी कह रहे हैं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, मतदाता के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, संविधान में चुनाव सुधारों का स्पष्ट प्रावधान है, इतिहास को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे। भाई लेकिन इतिहास छोड़ करके आपको भागने की बात कौन कर रहा? आप इतिहास पे जमे रहिए ना। वंदे मातरम का इतिहास कहाँ है? इतनी चर्चा हुई वंदे मातरम पर, कहाँ आप खड़े हैं? वंदे मातरम पे जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आपका पक्ष क्या है? जो लोग चर्चा में रख रहे हैं अपनी बात, वो कहाँ है? फिर चुनाव सुधार की बात मतलब क्या होता है कि चुनाव जहां तक पहुंचा था चुनाव आयोग, हमारी चुनाव प्रक्रिया जितनी दूर आई थी उसको और कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और कैसे बेहतर बनाया जाए, वो चुनाव सुधार था ना। आपने क्या किया? आपने जो चुनाव आयोग, जो एक संस्था हुआ करती थी जिसका अपनी व्यवस्था होती थी, जो चुनाव आयोग अपने तरीके से चीजों को कराता था, वोटर लिस्ट में नाम डलवाता था, उसका काम था, उसको आपने पॉकेट संस्था बना लिया।
और आप कह रहे हो इतने नाम काट दो, घुसपैठिया तुम ढूंढो। सही कहा के भाई साहब ने कि भैया घुसपैठिया किधर मिला बताओ तो। घुसपैठिया मिला नहीं। फिर घुसपैठिया ढूंढना चुनाव आयोग का काम नहीं है ना। तो आप चुनाव आयोग से घुसपैठिया क्यों ढूंढवा रहे हो? चुनाव आयोग घुसपैठिया क्यों ढूंढ रहा है? चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट में जो नाम के लिए दिया है, क्या 18 साल का है? क्या वो पागल नहीं है? पागल नहीं होना चाहिए उसको। 18 साल का नागरिक, 18 साल का व्यक्ति होना चाहिए। इसके आगे आपको क्या देखना है भाई? बाकी देखने का काम गृह मंत्रालय का है कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है। और कैसे देखोगे आप? असम में क्या देखा आपने? असम में आपने जो है 19 लाख लोगों को अभी भी घेरे में कर रखा है। 12 लाख हिंदू है, 7 लाख मुसलमान है। तो क्या हुआ एनआरसी करा करके? क्या सर्टिफिकेट आप देखते हो? कैसे तय करोगे कि ये भारत का नागरिक है कि नहीं है? किस सर्टिफिकेट के आधार पर करोगे? एक आधार कार्ड इस देश ने लाया था जिसमें हमारे फिंगरप्रिंट से लेकर के हमारी आंखों के लिए जाते थे, वो उसको आपने खारिज कर दिया। तो चुनाव प्रक्रिया का मतलब होता है, उससे सुधार का मतलब होता है और उसको और ट्रांसपेरेंट बनाना और लोकतंत्रवादी बनाना। क्या आज की तारीख में जो चुनाव हो रहा है, सामान्य आदमी चुनाव लड़ सकता है? क्या आप जीरो बजट चुनाव पे बात नहीं कर सकते थे कि कोई आदमी? और अभी अभी जब बात करें धनंजय जी, तो जब अमित शाह बोल रहे थे तो उसके बीच में खड़े हुए हैं राहुल गांधी। जब वो अमित शाह बोल रहे थे उसके बीच में वो खड़े हुए, बोले और उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह को बहस का चैलेंज देता हूं। तो अब राहुल गांधी ने चैलेंज दे दिया है अमित शाह को, और वो चैलेंज देते हुए कह रहे हैं कि वो इस पूरी, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने जो हरियाणा को लेकर जो बात कही वो गलत है, वो झूठ है, और इस तरह की कोई धांधली, किसी तरह की कोई चीज नहीं हुई है। तो राहुल गांधी ने खड़े हुए हैं वो अमित शाह के भाषण के बीच में, और बड़ी गहमा गहमी, बड़ी गर्म एक तरह से हम कह। क्या गलत बोला उन्होंने यही बोला, आपने जो बात उठाई है मुझे कब बोलना है मैं तय करूंगा, यही बोला ना। उसमें क्यों उत्तेजित हो रहे हो आप? हाँ, आपके 2-2 मिनट में खड़े होने से थोड़ी जवाब देते रहेंगे। नो, माननीय गृह मंत्री नहीं होगा। मैं आपको फिर मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा आपको, हाँ बोलिए, बोलिए सर। ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा कि मैं मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। कल वो बोल रहे तो हम ऐसा थोड़ी ना बोले आप झूठ क्यों बोल रहे हो। हम नहीं बोल सकते साहब, वो माननीय विपक्ष के नेता है, वो बोल सकते अपना भाषण। मान्यवर, और मैंने तो ये भी कहा मेरा पूरा भाषण छूट कर कुछ बच जाता है तो आप पूछेगा, मैं जवाब दूंगा। मगर अब धैर्य भी चाहिए और सुनना भी चाहिए, दोनों चीजें करनी पड़ती है। मान्यवर, वोट चोरी का कोहराम बचा। मैं वोट चोरी किसको कहते हैं वो बताना चाहता हूं। वोट चोरी के 3 आयाम हैं। एक तो मतदाता नहीं है, मतलब योग्यता नहीं है। तो अभी आप अमित शाह को यहाँ पर सुन रहे थे, और राहुल गांधी, दोनों के बीच में जो गहमा गहमी जो बहस हुई है वो आपने सुन ली है। धनंजय जी, आपका रिस्पांस फिर के राय जी के पास जाऊंगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक हेल्दी लोकतंत्र की निशानी है, लेकिन जो अमित शाह कह रहे थे कि चिंता की लकीरें उनको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की शक्ल पर नजर आ रही हैं। आप देखें जरा कि कितने चिंतित हैं वो उनको लेकर। मुझे अमित शाह जी की उस बात पे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वो कहें, आपस के आदमी हैं, हमको क्या दिक्कत है उससे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो अमित शाह जी ने कहा कि वोट चोरी के 3 प्रकार है, क्या वो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? वोट चोरी कैसे होती है लोगों को पता नहीं, संसद सदस्यों को नहीं पता है वोट चोरी कैसे होती है।
इनका देखिएगा, जब भी कोई भाषण सुनिए, खास करके अमित शाह जी का, ये तुरंत ये लगता है कि ये प्रिंसिपल है किसी कॉलेज के, और बाकी सब बच्चे फर्स्ट ईयर में आए, उनको कुछ पता नहीं है, सब इनको पता है। और ये कलावती, मायावती, फलानावती, आपको याद है जब बोला था, खुद झूठ बोल देते हैं, खुद इनको नहीं पता रहता है कि क्या बोलना, ये खाली गोल गोल घुमाते हैं, तथ्य पे ये बात नहीं करते। आप जब आरोप लगा रहे हो, ठीक है, ये इस बात से भी सहमत हुआ जा सकता है कि भैया पहले मुझे बोलने तो दो, अमित शाह पहले बोले, अमित शाह क्या क्रम तय करेंगे, कैसे बोलेंगे, अमित शाह तय करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप अपने तरीके से बोल, ये भी सही कहा उन्होंने कि भाई मेरे बोल लेने दो, बोल लेने के बाद जो सवाल होगा मैं उस सवाल का जवाब दूं। बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से बातों को गोल गोल घुमाते हो, वो तथ्य पर बात करो ना। गृह मंत्री जी, आप गृह मंत्री हो, आपके पास पूरी सत्ता है, पूरा तंत्र है, पूरे डेटा है, आप चुनाव आयोग से डेटा मंगवा सकते थे कि भैया आप बताओ। हाँ, ये एक बार और हम जरा कार्रवाई देखें, क्योंकि बहुत जबरदस्त हंगामा, बड़ा हीटेड आर्गुमेंट जो है वो वहां पर चल रहा है। एक बार हम देख लेते हैं। प्लीज बैठिए, बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज, हर बार नहीं उठते, बैठिए। मान्यवर, दूसरे प्रकार की वोट चोरी और नैतिक तरीके से चुनाव जीता, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? आपका क्या जवाब है? और उन्होंने तो स्वयं के लिए ले ली, उनका आरोप है। प्लीज, ऐसे नहीं चलता मान्यवर। आप जब बोले, जब 5-5 मिनट में उठेंगे क्या? ये मान्यवर, उनका आरोप है। आप भी बोले ना, गलत। 1-1 मिनट में सदस्य नहीं उठेगा ना। मान्यवर, उनका आरोप है कि सरकार ने बनाया तो लोकतंत्र ने बनाया, तो जो समय का केस था वो बताया है, आगे का तो मोदी जी को भी सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है भाई, आपकी कृपा से नहीं बने हैं। मान्यवर, नो प्लीज सर, ऐसे मानक तरीका ठीक नहीं है आपका, 2-2 मिनट में उठना। मान्यवर, विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं, परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी, श्रीमती गांधी ने तो अपने आप को इम्यूनिटी दी। और फिर जब ये संवैधानिक सुधार के वायरस चैलेंज हुए, तो वो केस जीतने के लिए 2, 3 और 4 नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के जज को बाईपास कर चौथे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बनाया और वहां केस भी जीत लिया। और मान्यवर, ये तो इतिहास है, कौन झुठला सकता। तो अभी आप अमित शाह को सुन रहे हैं, और देखिए वही जब तक इंदिरा गांधी और नेहरू की बात नहीं आएगी, तब तक कोई भी बात जो है वो पूरी हो नहीं सकती है। वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने तो खुद को इम्यूनिटी दे दी थी, हमने तो चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी, यानी कि इस बात को वो मान रहे हैं। अमित शाह के भाषण के बीच में जब राहुल गांधी बोले, उन्होंने कहा कि आप हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है उस पर बहस करें। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब तक राहुल गांधी ने की हैं, उस पर उन्होंने अमित शाह को चैलेंज दिया है।
तो पूरी तरीके से वाद विवाद का जो पूरा सिलसिला है वो पूरा चल रहा है यहाँ पर। और अभी आप ये देखिए कि बार बार जिस तरह से लोकसभा स्पीकर जो कह रहे हैं या अमित शाह जो कह रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए जब विपक्ष के नेता बोल रहे होते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या दूसरे विपक्ष के नेता हो, लोकसभा जब राज्यसभा में बोल रहे होते हैं तो खुद बीजेपी और जो स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए वो क्या करते हुए नजर आते हैं, वो तो साफ तौर पर दिखता ही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पार्लियामेंट के अंदर भी विपक्ष के पास नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया राय साहब, फिर धनंजय जी आपके पास आ रही, फिर आपकी प्रतिक्रिया के लिए। देखिए, राहुल गांधी और अमित शाह के अलावा एक तीसरे व्यक्ति की भूमिका पर भी थोड़ा नजर डालने की जरूरत है, वो ओम बिरला। ये हमारे पंच हैं, ये लोकसभा के पंच हैं। और अगर एक पंच जो है, एक सरपंच जो पंच परमेश्वर कहानी के रचयिता प्रेमचंद ने जिस पंच की कल्पना की थी, अगर वो चाकर और चारण की तरफ भूमिका निभाए और वो हंटर लेकर विपक्ष को चुप कराने की कोशिश करे, तो इससे बुरा इस देश के लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं होगा। और ये पूरा लोकसभा में जब से प्रियंका गांधी बोलना शुरू की, महुआ मोइत्रा ने बोला, राजा ने बोला, सब में इसकी पूरी कोशिश है। और इसके माथे पर पसीना दिखने लगता है जब विपक्ष का कोई आदमी बोलता है। और अमित शाह के एक सेंटेंस को मैं जरा पूरा करूं, उन्होंने कहा, मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही है। ओम बिरला जी को कहा था। पूरा सेंटेंस ये रहा होगा, मान्यवर मेरी दुर्दशा देखकर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मुझे दिख रही हैं। दुर्दशा यह है कि माननीय राहुल गांधी के आक्रमण और बौछारों के सामने इनके पास कोई डिफेंस नहीं थी। जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी ने 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हरियाणा के एक-एक वोट का हिसाब बता दिया, कौन सी मॉडल के नाम पर कितने वोट है, किस व्यक्ति के नाम पर कितने वोट है। और बेशर्म चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। मैं एक चीज और संवैधानिक चीजें लाना चाहता हूं कि इस बेईमानी की तैयारी इन्होंने के लिए भी लोकसभा का इस्तेमाल किया। मैडम, एक वो है हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में एक 93 करके 93(2) रूल्स है। वो उस रूल का बस मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं, कैसे इन्होंने इसको खत्म किया। देखिए, ऑल पेपर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन shall be open to public inspection and copies thereof shall on application be furnished। इसका मतलब चुनाव में जो भी सीसी का टीवी फुटेज सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे इनको दिया जाए, वैसे ही स्पेशल लोकसभा में इन्होंने बहुमत के आधार पर 93(2) को समाप्त कर दिया। अब ये जानते हैं कि अब बेईमानी का दौर शुरू हुआ, इसलिए इन्होंने इस रूल को भी समाप्त कर दिया। अब आप कोई भी कागज नहीं मांग सकते, कोई फुटेज नहीं मांग सकते, कहीं से भी अप्रमाणित नहीं कर सकते। और ये तो राहुल गांधी के लोगों का 6-6 महीने का दिन रात का काम था कि उन्होंने एक एक चीज को जो है। और दूसरी चीज 17C फॉर्म 17C होता है, हर वोट काउंटिंग के समय हर उस पे टेबल पे इसको दिया जाता है, बताया जाता है, यह भी ये देने से मना कर दिए। तीसरी चीज जो हमारा वो है वोटर कौन होगा, वो जो डिफाइंड है, वो सेक्शन 16 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में, उसमें 3 ही चीज लिखा है कि वो भारत का नागरिक हो, वो दिमाग से दुरुस्त हो और वो किसी कानून के द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना हो। चौथी कोई चीज नहीं है। चौथी जो भी है वो गृह मंत्रालय। और ये जो इलेक्शन कमीशन को पावर दे दिया है नेशनल रजिस्टर बनाने का और सिटीजनशिप तय करने का, यह बहुत खतरनाक है। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी मुझे तारीफ करना चाहिए। वो कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं के राय साहब कि जो सोनिया गांधी हैं वो दरअसल बिना नागरिक बने ही वो वोटर बन गई थी, वो ये कह रहे हैं। और अभी तक जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है। हालांकि ये सवाल जब प्रियंका गांधी से पूछा गया तो प्रियंका गांधी ने कहा कि ये पूरी तरीके से झूठ है। मीडिया में आज जो न्यूज एजेंसी है उन्होंने उनसे सवाल पूछा था, क्योंकि ये मामला जो है ये कल से चल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा ये पूरी तरीके से झूठ है। तो इंदिरा गांधी भी आ गई है, नेहरू भी आ गए हैं, अब तक पटेल भी आ गए हैं, और अब सोनिया गांधी भी आ गई है, और राहुल गांधी पे तो इल्जाम लग ही रहा है।
और ये इलेक्शन लॉ में देखिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग जो एनआरआईज थे, जो भारत के नागरिक अब नहीं है, उनको विशेष परिस्थितियों में वोटिंग राइट्स मिलता है, या विदेश से जो आकर रहते हैं कुछ समय के लिए, उनको विदेशों में लोग स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में, या और देशों में, फ्रांस के, जर्मनी के यूनिवर्सिटीज में, उनको भी उन छात्रों को भी वोटिंग राइट्स मिलता है। तो ये अमित शाह को तो जानकारी भी बहुत कम है ना। ये दोनों भाई इतने कम पढ़े लिखे हैं कि इनको जब तक लिख के न दिया जाए या कोई टेलीप्रॉम्प्टर न हो, वो कोई बुनियादी मौलिक बात ये बताते हैं तो उसमें गलती होती है। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पहली चोरी, वोट चोरी जो है वो दरअसल की गई थी, नेहरू ने की थी, कि पटेल को ज्यादा वोट मिले थे, उसके बाद भी सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिले थे, उसके बाद भी नेहरू जो है वो पीएम बन गए थे। तो आप ये देखिए कि पूरे अभी का जवाब नहीं देंगे, लेकिन इतिहास को कुरेदेंगे, उसकी बात करेंगे। धनंजय जी, आपका रिस्पॉन्स, ये जो चल रहा है फिलहाल, क्या वाकई में एसआईआर पर जो जवाब देना चाहिए वो हो रहा है, या जो एक्सपेक्टेड है बीजेपी से सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, इतिहास को कुरेदना और उसमें गलत सलत इतिहास को जो है वो कोट करना, चाहे वो वंदे मातरम पर था या एसआईआर पर, वही तो हो रहा है। बुशरा जी, पहले आम चुनाव के पहले पटेल जी की मृत्यु हो गई थी, ये इनको पता ही नहीं है। पहले 52 के आम चुनाव पहले पटेल जी की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल जी सही जी, कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह और रहे हैं आप जी, समझिए, धनंजय जी। और हम्म समझिए, देखिए, इतिहास का उल्लेख कोई गलत नहीं। इतिहास हमारी विरासत है, उस पर हमको चर्चा, वहां से कोई तथ्य लेकर के आते हैं और हम बात करते हैं, मैं उसमें कोई बुरा नहीं समझता। लेकिन इतिहास के सही तथ्य तो लाइए, इतिहास की सही बात तो कीजिए। आप वहां से एक लाइन उठाएंगे और उसके बाद उसको प्रेजेंट करेंगे, जैसा कि वंदे मातरम वाले प्रसंग में किया, जैसा कि अभी एक कर रहे थे अमित शाह जी, कि इंदिरा गांधी का जो कैंसिल हुआ था चुनाव, वो भी वोट चोरी है। अरे थोड़ा और डिटेल बता दीजिए, अच्छी बात है आप कर रहे हैं, आप बताइए कि वो उसमें क्या चोरी हुई थी, ये भी बता दीजिए। कि जो तय राशि होती है खर्च करने की, उसमें कुछ बिल में कुछ आगे पीछे हुआ था, ये सब बताइए ना चीजें। तो ये आधे अधूरे करके उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि मौजूदा प्रधानमंत्री वाला भी, जैसे उन्होंने कहा कि पीएम ने अपने आप को इम्यूनिटी पावर ले लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन वो इम्यूनिटी पावर जो आपने दिया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए वो प्रेजेंट कर रहे हो उस तथ्य को, या उसको कंडेम करने के लिए कर रहे हैं? अगर कंडेम करते तो उसको हटाते आप, जो इंदिरा गांधी जी ने लाई थी। जो आप जो लाए हो और नहीं लाते, तभी ना सुधार की बात होती। फिर जो वोट चोरी की जो परिभाषा आप गढ़ रहे हो, सबसे बड़ी वोट चोरी क्या है? कि हमें वोट देने का अधिकार आपने हमारा छीन लिया। क्या ऐसा पहले हुआ? क्या किया सरकार ने, करवाया ऐसा? उसके बाद जो इंदिरा गांधी जी से जो हुआ था, चुनाव आयोग को ये पता था ना कि इंदिरा गांधी ने सही तथ्य नहीं दिए थे, उनके लोगों ने। तो चुनाव और जो केस हुआ, मुकदमा हुआ, वो सारे चीजें रखी गई ना। जज को धमकाया नहीं गया ना, जज से ये नहीं कहा गया ना कि तुम जो है अगर दोगे तो जान लो तुम्हारा घर परिवार कहाँ रहेगा, ये तो नहीं कहा गया। आपने जिस तरह के फैसले लिए हैं अपने समय में, उसको आप सामने रखिए। फिर बात होती है कि मूल सवाल ये है कि आप सरकार में हो, आपको सरकार में हमने क्यों लाया है, आप सरकार में क्यों आए हो? आप सरकार में आए हो, जो पहले गलतियां हुई है वो आगे न हो, उसको ठीक किया जाए और आगे और बेहतर कैसे बनाएं, इतनी ही भूमिका आपकी। आप पिछली गलतियों को ठीक करने के बजाय, आगे आने वाली चीजों को और ट्रांसपेरेंट और ठीक करने के बजाय, आप आधे अधूरे बात प्रेजेंट करते हो। आप उससे भी ज्यादा बदमाशी करना चाहते हो, और आप आम आदमी को पूरे तौर पे धोखे में रखना चाहते हो। चाहे वोटर लिस्ट को लेकर के हो, चाहे वो जो वोट बढ़ जाते हैं उसकी लेकर के बात हो, चाहे घुसपैठिया वाला। अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं, पूरे देश को डरा रहे हैं। जो आदित्यनाथ जो बार बार बोल रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, ये क्या है? डराना है आम आदमी को। फिर देखिए जो अभी के साहब ने कहा, के भाई साहब ने क्या कहा कि हमारे 3 आदमी में से 1 आदमी का नाम है, 2 आदमी। अब बताइए, हाई कोर्ट में वकील है, उनको ये समस्या आ रही है। एक और बता रहे थे, एक नेता को समस्या आ रही थी। हमको अगर समस्या आ जाए, अजीत अंजुम को प्रॉब्लम आ गई, आपने वो भी देखा होगा वीडियो। आम आदमी की क्या हैसियत है इस देश में, जिसको ये कहते हैं 5 किलो हमने अनाज दिया, जिनको कहते हैं कि हमने तुमको ये सुविधा 1,500 रुपया तुमको हम देंगे। हमको 1,500 रुपया दिया है क्या? बताएं दे करके कि हमने तुमको 1,500 रुपया दिया है। हमको ये बोले कि 5 किलो अनाज दिया है, कहेंगे क्या? हमने टैक्स भरा है और आपको पैसा दिया है,
उससे आपकी सैलरी मिल रही है, ये मैं कह सकता हूं आपको। आपने मुझे क्या दिया बताओ, क्या दिया है? हर जगह हम टैक्स भरते, सड़क पर चलते हैं टैक्स भरते हैं, सामान खरीदते हैं टैक्स भरते हैं, कुछ भी खरीदे बेचे हम आपको टैक्स देते हैं। हम पे आपका एहसान नहीं, हमारा एहसान आपका है। बहरहाल हमारा मतलब आम नागरिक का। जो अभी इंडिगो जी प्रकरण में जो हुआ, उसमें क्या हुआ? आम आदमी कहाँ खड़ा? हाँ, वो जबकि वो आम आदमी नहीं है, हवाई जहाज पे चढ़ने वाला तो खास आदमी। खास आदमी की क्या हैसियत कर दी? तो इससे पता लगता है कि देश की जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, वो लगातार डिटेरिएट कर रही है। और आप जो कहते हो, आप जो करते हो, जैसे एक और एग्जांपल दूं, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम लगाइए, और 1050 एकड़ में लगा हुआ लाखों आम और लीची के पेड़, फलदार वृक्ष को आप कटवा देते हो बिहार जाकर के। बिहार में वन नहीं है, आपको पता होना चाहिए। हसदेव के जंगल कटवा रहे हो आप, बिहार में घर उजाड़ रहे हो लोगों के, ये कह करके कि ये कोर्ट ने कहा था सरकारी जमीन पे घर बना लिया, तालाब भर दिया, फलाना भर दिया। अरे चलो मैं बताता हूं कितने तालाब और पैन भर करके सरकारी अस्पताल और क्या क्या बना हुआ है, तोड़ो सब, पहले उसको तोड़ो। तो ये आप 1 रुपया में 1,50,000, ये 1050 एकड़ जमीन देते हो 1 रुपया में, और गरीब आदमी जो बड़ी मेहनत से घर बनाना मजाक है क्या? रिश्वत का पैसा है, एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया क्या? कि जो वो घर कितनी मेहनत से बनता, मैंने आज तक घर नहीं बनाया, मेरे पिताजी का परदादा जी का जो घर है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, जी और उसको आप तोड़ देंगे, जो 40 साल से रह रहे हैं उसको तोड़ देंगे। और आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, आप नागरिकता की बात कर रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, और शर्म आकर के चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन आप नहीं मरोगे, क्योंकि पहले से मरे हो। मरा हुआ इंसान कौन होता है? जो संवेदनहीन होता है। आप संवेदनहीन हो, आपको हिंदू मुसलमान करके सत्ता करने पाने के अलावा आप हिंदुओं के साथ भी खड़े नहीं। हिंदुओं के साथ भी खड़े होते तो जो अमिताभ ठाकुर को उठा करके ले गए शादी वर्दी में, वो नहीं ले जाते। आप न्याय की बात करते, उन पे आप आरोप था, उनको नोटिस देते, पुलिस वर्दी में आती, गिरफ्तार करके ले जाती। वो क्या थे? आतंकवादी थे क्या? डकैत थे? वो भाग जाते। तो ये हरकत क्या बताती है? ये हरकत बताती है कि आप जो है उन लोगों का गिरोह है जो देश को गुमराह करना चाहते हैं। सत्य से आपका कोई वास्ता नहीं, और ये बार बार साबित हुआ। आप केवल नफरत और सत्ता की बात करो, बाकी बातें बेमानी है। जी जी बिल्कुल, आप सही बात बोल रहे हैं यहाँ पर, और लगातार अभी भी अमित शाह पार्लियामेंट में अपनी बातों को रख रहे हैं। और राहुल गांधी ने जब उनसे ये कहा सीधे तौर पर कि आप जो तेज चीख कर जो आप बोल रहे हैं, वो दरअसल आपका जो रिएक्शन है वो डरा हुआ है, यानी कि आप डर से ऐसा जो है वो बोल रहे हैं। ये सीधे तौर पर कहा है, खुला चैलेंज राहुल गांधी ने दे दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और कहा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उस पर बहस के लिए वो खुला चैलेंज अमित शाह को देते हैं। क्या अमित शाह उसके लिए तैयार होंगे? इससे पहले भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री को भी चैलेंज दिया गया था, तब भी कोई बात नहीं सामने आती है। चुनाव आयुक्त तो एक तरह से धमकी देते हैं राहुल गांधी को, राहुल गांधी उससे भी नहीं डरते हैं। परेशानी यही है के राय साहब कि अंबानी अडानी एक सांस में, आरएसएस बीजेपी एक सांस में राहुल गांधी बोलते हैं, और उनके सबसे दुखती रग पर वो प्रहार करते हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि पूरा का पूरा भाषण जो है वो गांधी परिवार, राहुल गांधी इसी के इर्द गिर्द है। हालांकि पूरा इल्जाम तो पूरे विपक्ष लगा रहा है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, ये ममता बनर्जी भी कह रही हैं, तमाम लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष का हर एक दल ये कह रहा है कि आप वोट चोरी कर रहे हैं, वोट डकैती कर रहे हैं, चुनाव आयोग और आप मिले हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हमला किस पर हो रहा है? गांधी परिवार पर हो रहा है और राहुल गांधी पर हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सबसे ज्यादा कोई वार उनके ऊपर कर रहा है, उनकी दुखती रग पर, तो वही है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी, पूरा एक्सपोजे भी तो राहुल गांधी ने किया, उसके अलावा तो किसी पार्टी ने किया नहीं, किसी नेता ने किया नहीं। देखिए, अखिलेश यादव हो, कानी मोदी हो, अभिषेक बनर्जी, मोहिया मत्रा और संजय सिंह हो, ये सही है कि सब लोग भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर और संयुक्त और संगठित हमला करते हैं और राजनीतिक लड़ाई में शामिल है। लेकिन राहुल गांधी जो संघ की आइडियोलॉजी है, जो उनका वैचारिक आधार है, उस पे हिंदुस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जब से राजनीति की बीड़ा उठाया तब से वो हमला कर रहे, वो राहुल गांधी। इनको ये लग रहा है कि ये जो अखिलेश यादव या अभिषेक बनर्जी के भाषण से हम चुनाव हार सकते हैं, हमारी सीटें घट सकती हैं, हम अपदस्थ हो सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी
के भाषण को दिल दिमाग इस देश के अंदर आ गया, नौजवान यह समझ गया कि आरएसएस एक सांप्रदायिक फासिस्ट संगठन है जो केवल इस देश के पूंजीपतियों की सेवा कर सकता है, जिसके चलते बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी सब कुछ होगा, तो इनका वजूद मिट जाएगा। फिर ये इलेक्शन हारने का खतरा नहीं, इनको अपने वजूद को मिटने का खतरा है।